अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग शेप ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स और ये आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा सॉलिड के चैप्टर से। क्लास 11 से हमारे एमडी के 2025 के सिलेबस के मुताबिक जो सॉलिड के चैप्टर से टॉपिक्स लिए गए हैं उनमें से ये आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इससे पहले वाले लेक्चर 05 में हम पढ़ चुके हैं लेटेस्ट एनर्जी को और लेटेस्ट एनर्जी के साथ हम डिटर्मिनेशन या फाइंडिंग लेटेस्ट एनर्जी डिटर्मिनेशन ऑफ लेटेस्ट एनर्जी के हम किस तरह लेटेस्ट एनर्जी को डिटरमाइन करते हैं। और इसमें फिर हमने बॉर्न हेबर साइकिल को डिस्कस किया था और बॉर्न हेबर साइकिल जो है वो बेस करता है हेल्स लॉ पर। फिर हम हेल्स लॉ को भी डिस्कस कर चुके हैं और साथ साथ में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटेस्ट एनर्जी वो भी हम और डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग शेप ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स। इसको हम पढ़ते हैं लेकिन पहले मैं ये लाइट को थोड़ा सही कर दूं। तो चलो शुरुआत करते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग शेप ऑफ आयनिक क्रिस्टल से। उनमें से जो नंबर 1 फैक्टर्स है हमारे पास वो क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आपके बुक में इसको क्या कहा गया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये किस तरह हमारे आयनिक क्रिस्टल्स के शेप को इफेक्ट करते हैं? आपको पता है कि आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं हमारे पास, आयनिक सॉलिड्स या आयनिक क्रिस्टल्स हमारे पास बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? वो बनते हैं आयनिक कंपाउंड से। वो आयनिक कंपाउंड से बनते हैं। और आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड्स होते हैं और आयनिक बॉन्ड्स किस में होते हैं? आयंस के बीच होते हैं। यानी अगर मैं आपसे कह दूं कि हमारे पास जो सोडियम कैटायन है और क्लोराइड आयंस है, इनके बीच क्या क्रिएट हो जाता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फिर जब ये इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है तो ये दोनों आपस में क्या आ जाते हैं? होल टुगेदर हो जाते हैं। क्लियर है? इनसे एक सॉलिड का आयनिक कंपाउंड बन जाता है। ये गैसियस फॉर्म में होता है और ये भी गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो जितना हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा इतना ही हमारे पास यहाँ एनर्जी रिलीज होगी। आपको मैंने कल लेटेस्ट एनर्जी को समझाने के वक्त मैंने ये बताया था कि जब भी हमारे पास दो आयंस मिलते हैं गैसियस फॉर्म से और उनका एक आयनिक कंपाउंड बनता है सॉलिड फॉर्म में, तो एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं? लेटेस्ट एनर्जी। इसको हम क्या कहते हैं? लेटेस्ट एनर्जी। अब जरा देख ले, जितना हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पर मैं इसको सिंबॉलिकली लिखता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारे पास ये सोडियम क्लोराइड स्टेबल बनेगा, यानी इतना ही ज्यादा वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी भी इतनी ही ज्यादा होगी और लेटेस्ट एनर्जी जितनी ज्यादा होगी हमारे पास आयनिक कंपाउंड का स्ट्रेंथ जो होगा, स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक कंपाउंड, वो भी क्या होगा? वो भी ज्यादा होगा। और जितना हमारे पास आयनिक कंपाउंड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है उतना ही हमारे पास पैकिंग जो होती है वो, उसकी जो तरतीब होती है वो काफी बेटर होती है। और जितना ही ज्यादा हमारे पास पैकिंग ग्रेटर या अच्छी तरह हो जाता है तो हमारे पास ज्योमेट्री या शेप ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स, यानी फिर ये आयनिक कंपाउंड जो होंगे, ये एक आयनिक कंपाउंड, दूसरा, फिर तीसरा, और ये बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स मिलकर एक क्रिस्टल लेटस बनाएंगे। तो फिर उसको हम आयनिक क्रिस्टल कहेंगे। तो ज्योमेट्री या शेप ऑफ आयनिक क्रिस्टल जो होगा वो इतना ही हमारे पास फिक्स होगा। फिक्स या डेफिनेट आप कह सकते हैं। हमारे पास एक खास ज्योमेट्री या शेप ऑफ आयनिक क्रिस्टल से मिलेगा। और अगर आयनिक कंपाउंड्स में बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है तो इनका जब क्रिस्टल लेटस बनेगा उनमें आयंस एक जगह से दूसरी जगह थोड़े वो क्या कर सकेंगे? मूव करेंगे। यानी अगर उस पर थोड़ा सा फोर्स लगेगा तो वो एक कैटायन एनायन थोड़ा सा मूव कर जाएगा, क्योंकि उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग नहीं है, तो आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा मूव कर सकेगा। और वो अगर मूव करेंगे तो पूरे क्रिस्टल लेटस का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि क्रिस्टल लेटस का जो शेप होगा वो डेफिनेट नहीं होगा, वो फिक्स नहीं रहेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। लेटेस्ट एनर्जी जितना ज्यादा रिलीज होगी उतना हमारे पास आयनिक कंपाउंड का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगा। आयनिक कंपाउंड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो पैकिंग अच्छी तरह हो जाएगी। पैकिंग अच्छी तरह हो जाएगी तो ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स हमारे पास फिक्स और डेफिनेट हो जाएगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरी फैक्टर्स को।
जो कि हम कहलाते हैं इसको रेडियस रेशियो। क्या कहते हैं इसको हम? रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो। सेकंड जो फैक्टर है हमारे पास वो क्या है? रेडियस रेशियो। अब ये क्या होता है रेडियस रेशियो? पहले हम आपको मैं बता दूं कि ये जो रेडियस रेशियो होती है इसको हम किस तरह से लिखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। इसको हम इस तरह लिखते हैं कि रेडियस रेशियो इज इक्वल टू रेडियस रेशियो को मैं आर से भी रिप्रेजेंट करता हूँ और बाज बुक्स इसको थीटा से भी रिप्रेजेंट करती है। ये एन है और एन की एक पैर जो है थोड़ी लंबी है और एक पैर थोड़ा छोटा है, तो इस तरह से एक सिंबल आप बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो जो होती है वो हमारे पास बराबर होती है रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन। ये होती है हमारे पास रेडियस रेशियो। अब ये किस तरह, हम पहले हम रेडियस ऑफ कैटायन की बात करते हैं कि व्हाट इज रेडियस ऑफ कैटायन। जरा देख ले हमारे पास जब कैटायन होता है किसी मीडियम में, ये एक रिजिड स्फेयर का होता है, एक फिक्स स्फेयर का होता है। तो इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं? इसके इर्द गिर्द एनायन आ जाते हैं। इस कैटायन के इर्द गिर्द क्या आते हैं? एनायन आते हैं। ये देख ले, कैटायन के इर्द गिर्द क्या आएंगे? एनायन आएंगे। तो इस कैटायन के न्यूक्लियस से लेकर वो जो इसके करीब एनायन आ चुका है, इसके सरफेस तक ये भी गोल होंगे, स्फेरिकल होंगे। बिल्कुल उसके सरफेस तक जितना डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कैटायन। इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कैटायन। और आपको पता है कि फिर हमारे पास सिर्फ रेडियस ऑफ कैटायन नहीं, रेडियस ऑफ एनायन की भी हम बात कर चुके हैं। तो अगर हमारे पास किसी मीडियम में कैटायन है तो वहां पर एनायन भी होगा। तो एनायन का भी हमारे पास शेप जो होगा वो स्फेरिकल है। क्या है? स्फेरिकल। यानी ये एक एनायन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इस एनायन के इर्द गिर्द भी हमारे पास क्या आएंगे? कैटायन आएंगे। जिस तरह कैटायन के इर्द गिर्द एनायन आते हैं, इस तरह एनायन के इर्द गिर्द कैटायन आएंगे। अब इस एनायन के न्यूक्लियस से लेकर, इसका एक न्यूक्लियस होगा, इसके न्यूक्लियस से लेकर इस कैटायन के अटरमोस्ट शेल तक, यानी उस सरफेस तक जो सरफेस इस एनायन के करीब आ चुका है, वहां तक के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ एनायन। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर नेगेटिव से, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे आर पॉजिटिव से। सो रेडियस रेशियो क्या होता है? अच्छा, ये भी याद रखें कि मोस्टली हमारे पास जो कैटायन का साइज होता है, रेडियस, वो स्मॉलर होता है एनायन के रेडियस से। यानी हम कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ एनायन, और रेडियस ऑफ एनायन जो है वो ग्रेटर है रेडियस ऑफ न्यूट्रल एटम से। अब ये क्यों है? जरा देख ले। अगर मैं आपको बात कर दूं किसकी? नाइट्रोजन की। लेट्स सपोज हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन में क्या होते हैं? इसमें 7 प्रोटॉन होते हैं और आटोमोस्ट शेल में, यानी इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 7 प्रोटॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये कितने हो गए? 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। मैं क्या करता हूँ कि इनसे एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, तो मेरे पास क्या आएंगे? प्रोटॉन तो अभी भी वही 7 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। तो जरा देख ले, पहले 7 प्रोटॉनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 7 इलेक्ट्रॉनों पर था, अब 7 प्रोटॉनों का अट्रैक्शन 6 इलेक्ट्रॉनों पर हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्लोज आएंगे न्यूक्लियस के। इलेक्ट्रॉन क्लोज आएंगे तो शेल क्लोज आ जाएगा, और शेल क्लोज हो जाएगा तो हमारे पास साइज ऑफ कैटायन जो है, इसको हम कैटायन कहते हैं क्योंकि यहाँ इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो इसको हम N प्लस कह सकते हैं। ये हमारे पास N है सिर्फ, और ये जो है ये मेरे पास क्या है? N प्लस है। तो जरा देख ले, N प्लस का साइज N से क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा। और इस तरफ मैं क्या करता हूँ? इस N में मैं क्या डालता हूँ? एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करता, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? 7 प्रोटॉन। और फिर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 7 प्रोटॉन, पहले 7 प्रोटॉनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 7 इलेक्ट्रॉनों के लिए था, अब 7 प्रोटॉनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 8 इलेक्ट्रॉनों के लिए हो गया, यानी हर इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हुआ। तो पहले वो जितना फोर्स लगा रहा था, अब वो फोर्स थोड़ा कम हो चुका है, यानी वो इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने करीब नहीं ले आ सकेगा। तो शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के करीब नहीं होगा, एटमोस्ट शेल। तो फिर हमारे पास इस स्पीशीज का साइज भी थोड़ा बड़ा होगा। एक तो इस वजह से बड़ा होगा, और दूसरी इस वजह से कि अब इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो
रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी, रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी तो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे और इस तरह हमारे पास साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये है हमारे पास एन नेगेटिव। अब जरा देख ले, एन नेगेटिव का साइज आप लिख सकते हैं कि इसका साइज ग्रेटर है एन न्यूट्रल से, और एन न्यूट्रल का साइज ग्रेटर है एन पॉजिटिव से। यानी हम कह सकते हैं कि कैटायन का साइज हमेशा क्या होता है, स्मॉलर होता है न्यूट्रल एटम से, और इसका साइज स्मॉलर होता है एनायन से। ये हर एक एटम के लिए आप ये ऑर्डर याद रख सकते हैं कि कैटायन का साइज किसी भी एटम के, कैटायन का साइज स्मॉलर होगा उसके एटम से, और इसके एटम का साइज स्मॉलर होगा उसके एनायन से। ये बात याद रखें। अब हम चलते हैं हमारे रेडियस रेशियो की तरफ कि रेडियस रेशियो क्या होता है। यहाँ मैंने मैथमेटिकली आपके लिए शो किया है, तो ये याद रखें कि रेडियस रेशियो क्या होते हैं, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। यहाँ पर लिख दे, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन इस तरह होगा। इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस रेशियो। दिस इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। और आपको पता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेडियस रेशियो, यानी रेडियस रेशियो हमें क्या कहते हैं। इट टेल्स अस अबाउट, रेडियस रेशियो जो है वो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताती है। किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए अगर हमें उस आयनिक कंपाउंड का रेडियस रेशियो मालूम हो जाए तो वो उनसे हम फिर कोऑर्डिनेशन नंबर मालूम कर सकते हैं, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर मालूम हो जाता है तो इससे फिर हम ज्योमेट्री ऑफ आयनिक कंपाउंड मालूम कर सकते हैं। तो अब यहाँ हम पहले कोऑर्डिनेशन नंबर की भी बात करते हैं कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये भी आपने समझना है। कोऑर्डिनेशन नंबर CN, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जरा देख ले। एक कैटायन के इर्द गिर्द जितने एनायन सराउंडिंग में होते हैं उस नंबर को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी द नंबर ऑफ एनायंस around cation or the number of cations around anion is called a coordination number। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कि the number of anions around a cation or the number of cations around an anion is called कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में, यानी केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन, लेकिन हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन इस तरह करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। अब जरा ये बात याद रखें कि हम ज्यादातर किसको यहाँ पर जो हम एक्सप्लेन करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, वो इससे हम एक्सप्लेन करेंगे, यानी द नंबर ऑफ एनायंस अराउंड कैटायन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। इस आयनिक स्फीयर को हम देखेंगे, इस आयनिक स्फीयर को हम ज्यादातर कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास साइज ऑफ कैटायन जो होता है वो कम होता है और साइज ऑफ एनायन जो होता है वो ज्यादा होता है। तो साइज ऑफ कैटायन जो कम होगा तो इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, और फिर जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो इसके इर्द गिर्द एनायन ज्यादा आएंगे। तो हम फिलहाल किसको लेते हैं, इस आयनिक स्फीयर को लेते हैं, और फिर यहाँ से हम रेडियस रेशियो की बात करते हैं। रेडियस रेशियो के बारे में मैंने कहा कि रेडियस रेशियो हमें किसके बारे में बताती है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर हमें किसके बारे में बताती है, ज्योमेट्री के बारे में। यहाँ पर मैं एक और आपको बात बता दूं कि रेडियस रेशियो जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। जितना हमारे पास रेडियस रेशियो ज्यादा होगा उतना हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। जितना हमारे पास रेडियस रेशियो कम होगा उतना हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम आएगा। अब जरा देख ले, यहाँ पर मैं एक पॉइंट याद करने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पर आपको एक पॉइंट बताना था कि अगर साइज ऑफ कैटायन ज्यादा है, अगर साइज ऑफ कैटायन ज्यादा है
यानी रेडियस ऑफ कैटायन ज्यादा है, तो रेडियस रेशियो क्या आएगी, तो रेडियस रेशियो क्या आएगी, वो भी ज्यादा आएगी। क्लियर है, वो भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। और रेडियस रेशियो ज्यादा आएगी तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज्यादा होगा, यानी नंबर ऑफ एनायन अराउंड द कैटायन ज्यादा आएगी। अब ये मैं इस तरह आपको समझाता हूँ, जरा देख ले। मेरे पास अगर ये देख ले, ये एक कैटायन है, ये एक कैटायन है, इसका साइज इतना है, और एनायन का साइज में एक सिंपल सा साइज लेता हूँ, ये हमारे पास इसके इर्द गिर्द एनायन आ रहे हैं और इनके बीच इतना स्पेस देता हूँ। स्पेस आएगा क्योंकि एक नेगेटिव और दूसरे नेगेटिव के बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, तो स्पेस होना चाहिए। इतना स्पेस देता हूँ और मेरे पास कैटायन का साइज ये है, एनायन का साइज हम फिक्स कर लेते हैं। अब हम कैटायन के साइज को थोड़ा बढ़ाते हैं, कैटायन के साइज को हम क्या करते हैं, थोड़ा बढ़ाते हैं। तो कैटायन का साइज बढ़ा दिया तो इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो सरफेस एरिया ज्यादा होने से मेरे पास अब एनायन की तादाद क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। एक कैटायन के इर्द गिर्द हमारे पास एनायन की तादाद ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया और एनायन की तादाद ज्यादा हो गई तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर यानी नंबर ऑफ एनायन अराउंड दी कैटायन क्या हो गई, ज्यादा हो गए। अब अगर इसको थोड़ा और इंक्रीज करते कैटायन की साइज को, कैटायन की साइज अगर आप इससे भी ज्यादा बढ़ाते हैं तो ये एनायन की तादाद और भी ज्यादा हो जाएगी। आप लोग काउंट करते जाए इसी ही साइज के। अगर एनायन आपने फिक्स लेने हैं तो आप कंपेयर कर सकते हैं, दोनों को एक दफा आप वो नहीं कर सकते कि आप दोनों की साइज बढ़ा दें। एक यानी कि टाइम, मैंने किसकी बात की है कि साइज ऑफ कैटायन अगर बढ़ रहा है तो रेडियस रेशियो हमारे पास बढ़ेगी। रेडियस रेशियो तो क्यों बढ़ती है, जरा देख ले। अगर आर प्लस की वैल्यू ज्यादा है आर नेगेटिव से तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आएगी। लेट सपोज अगर मेरे पास, जरा देख ले यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, लेट सपोज मेरे पास 20 यहाँ पर क्या है 5 डिवाइडेड बाई 5 है तो यहाँ से आंसर आएगा 1। 10 डिवाइडेड बाई 5 है तो यहाँ से आंसर आएगा 2 और 15 डिवाइडेड बाई 5 है तो यहाँ से आंसर आएगा 3। 20 डिवाइडेड बाई 5 है तो यहाँ से आंसर आएगा 4। तो रेडियस रेशियो किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन में होती है, इसके साथ, जो ऊपर वाला। यानी रेशियो जब भी आप देखते हैं यहाँ पर किसका भी आप रेशियो देखेंगे, यहाँ पर रेडियस रेशियो है, तो रेडियस रेशियो का डायरेक्ट रिलेशनशिप है रेडियस ऑफ कैटायन के साथ। तो रेडियस ऑफ कैटायन यानी साइज ऑफ कैटायन बढ़ेगा तो रेडियस रेशियो भी बढ़ेगी, और रेडियस रेशियो बढ़ेगी तो मैंने कहा कि रेडियस रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये क्यों है, ये यहाँ पर मैंने आपको समझा भी दिया कि अगर आपका साइज कैटायन का साइज बढ़ रहा है तो इसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है, तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ एनायंस अराउंड कैटायन बढ़ रही है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है। क्लियर है। और ये बिल्कुल एनायन के लिए क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अगर आपके पास यहाँ मैंने एक बात ये की और एक बात दूसरी ये करते कि अगर आपके पास रेडियस ऑफ एनायन या साइज ऑफ एनायन क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो रेडियस रेशियो क्या आएगी, वो कम आएगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और रेडियस रेशियो कम हो जाएगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। और ये रेडियस रेशियो, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर आप 5 यानी 10 डिवाइड बाई 5 करते हैं, फिर 10 डिवाइड बाई 10 करते हैं, फिर 10 डिवाइड बाई 15 करते हैं, फिर 10 डिवाइड बाई 20 करते हैं, तो आपके पास आंसर बार बार कम आ जाएगा, यानी रेडियस रेशियो आपके पास कम हो जाएगी। नीचे वाली वैल्यू अगर ज्यादा हो रही है तो इसकी वैल्यू आपके पास है, क्योंकि यहाँ से और इसके बीच कौन सा रिलेशनशिप है, आप देख सकते हैं रेडियस और रेशियो और रेडियस ऑफ एनायन के बीच इनवर्स रिलेशनशिप है। तो रेडियस ऑफ एनायन बढ़ेगा तो रेडियस रेशियो बढ़ेगी और साथ साथ में फिर सॉरी रेडियस रेशियो कम हो जाएगी, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर इस तरह समझते हैं कि ये देख ले, मेरे पास लेट्स सपोज ये मेरे पास एक सिंपल सा कैटायन है। क्या है, कैटायन। यहाँ पर भी मैं इस कैटायन को इतना ही लेता हूँ, यानी अब इस बार हम कैटायन को फिक्स कर लेते हैं। कैटायन के साइज में चेंज नहीं लेकर आते, सिर्फ एनायन के साइज को चेंज करते हैं। और यहाँ पर भी मेरे पास इसी ही साइज का कैटायन है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो एनायन है उसका साइज थोड़ा स्मॉल लेता हूँ, तो कितने एनायन आ गए, 6 एनायन आ गए। और मैं यहाँ पर एनायन की साइज थोड़ा बढ़ाता हूँ, तो कितने आ गए, जरा देख ले, 5 आ गए। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया। इसी तरह मैं और भी बढ़ाता हूँ एनायन की साइज को, तो क्या हो जाएगा, एनायन यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायंस हमारे पास क्या हो रहे हैं, कम आ रहे हैं, और फिर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या आ रहा है,
कम हो रहा है, नंबर ऑफ एनायंस अराउंड द केटायंस क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं। क्लियर है? तो एनायन के साथ रेडियस रेशियो इनवर्स रिलेशनशिप में है और केटायन के साथ रेडियस रेशियो डायरेक्ट रिलेशनशिप में है और रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर का रिलेशनशिप भी डायरेक्ट है। तो यहाँ से आपने ये बात जान ली। अब हम देखते हैं कि रेडियस रेशियो हमारे पास शेप या ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल को किस तरह इफेक्ट करती है। तो यहाँ से हमने क्या की, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस रेशियो की। हमने क्या किया, रेडियस रेशियो के लिए कुछ कैलकुलेशंस की और एक लिमिटिंग रेडियस रेशियो रख दी और हर एक लिमिट जो था रेडियस रेशियो का वो उसका एक खास कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा था और फिर उस खास कोऑर्डिनेशन नंबर एक खास ज्योमेट्री के लिए आ रहा था। जरा देख ले, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, मेरे पास एक वैल्यूज है, कुछ वैल्यूज हम यहाँ पर रख लेते हैं। रेडियस रेशियो, फिर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर लेते हैं स्ट्रक्चर या शेप या ज्योमेट्री और फिर लेते हैं एग्जांपल्स। क्या लेते हैं, एग्जांपल्स। रेडियस रेशियो यहाँ पर कुछ लिमिट्स हमारे बुक्स में अवेलेबल है, कुछ लिमिट्स दी गई है और उस लिमिट्स का इस्तेमाल करते हुए हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपके पास रेडियस रेशियो की वैल्यू लेस है 0.155 से 0.155 से, तो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर है? और ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ये क्या है, बहुत ही अनस्टेबल। ये क्या है, अनस्टेबल है। ये क्यों अनस्टेबल है इसको मैं बाद में समझाता हूँ। इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा या ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, लीनियर होगी। इसके एग्जाम्पल नहीं है, इसके एग्जाम्पल क्या है, नहीं है। यानी ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है हमारे पास जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 2 हो। ये बहुत ही अनस्टेबल कोऑर्डिनेशन नंबर है। और फिर हमारे पास एक दूसरा रेंज है रेडियस रेशियो का, 0.155 से लेकर 0.225 तक अगर आपके पास रेडियस रेशियो आ रही है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 3 हो जाएगा। देख ले, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है रेडियस रेशियो के साथ और ये भी अनस्टेबल है, ये भी इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। इसका जो ज्योमेट्री है वो क्या है, ट्राइएंगुलर प्लेनर, ट्राइएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री है। यहाँ बाज बुक्स वाले कहते हैं कि इसका कोई एग्जांपल नहीं है, लेकिन कुछ बुक्स जो है वो D2O3 को समझाते हैं कि दिस इज आवर वो कंपाउंड जिसका रेडियस रेशियो कितना रहा, 0.155 0.225। लेकिन ये मेरे थिंकिंग के मुताबिक ये गलत इसलिए है क्योंकि ये हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड नहीं है, आयनिक क्रिस्टल नहीं है। ये हमारे पास क्या है, एक कोवैलेंट कंपाउंड है B2O3। दोनों हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच जो बॉन्ड होता है मोस्टली क्या होता है, कोवैलेंट होता है। तो हमने तो केटायन और एनायन के बीच रेडियस रेशियो निकालना है। यहाँ पर हमारे पास केटायन कौन होता है, एनायन कौन होता है। तो या हम कह सकते हैं, लेकिन कुछ बुक्स ने लिखा है तो इसलिए आप लोग भी अगर लिखना चाहते हैं, अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा गया एग्जाम में तो आप ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं, डाइबोरान ट्राइऑक्साइड। इसी तरह अगर आपके पास हम रेडियस रेशियो कितना आ रहा है, 0.225 से 0.414 तक, तो आपकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो 4 होगी और ये वाला क्या है हमारे पास, स्टेबल है। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, एसपी का मतलब है स्क्वायर प्लेनर। और इसकी एग्जांपल जो है वो क्या है आपके पास, ज़रा आपके बुक में तो लिखे हैं, आप देख सकते हैं। मैं ज़रा चेक कर लूँ, मैं बोल चुका हूँ इसके एग्जांपल्स, सॉरी फॉर दिस। आप लोग खुद भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से मैंने भी आपको बताने हैं। टेट्राहेड्रल जिंक सल्फाइड एंड कॉपर क्लोराइड, यहाँ पर कौन कौन आता है, जिंक सल्फाइड और कॉपर क्लोराइड जो होती है इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है और इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। और इसके लिए रेडियस रेशियो क्या आती है, 0.225 से लेकर 0.414 तक आती है। चौथा रेंज जो है वो हमारे पास क्या है, 0.414 से लेकर 0.732 तक। और ये जो है ये हमारे पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रखता है और ये भी हमारे पास क्या है, एक स्टेबल कोऑर्डिनेशन नंबर है। और इसकी ज्योमेट्री हमारे पास क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम्पल आते हैं, सोडियम क्लोराइड आता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये 2
कंपाउंड जो है, और इस तरह और भी कंपाउंड्स होंगे जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होंगी, अब हेटेरोज्योमेट्री होगी, और इसके लिए रेशियो यह है कि 5 वाल रेंज जो है वो क्या है 0.732 से लेकर 1 तक का। तो ये जो है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगी 8 आएगी। ये भी स्टेबल है, ये भी क्या है हमारे पास स्टेबल है, और इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो क्यूबिक होती है। ये इसकी ज्योमेट्री क्या है क्यूबिक का। इसके एग्जांपल हमारे पास है सीजियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ये हो गए हमारे पास। जरा देख ले रेडियस रेशियो डिफरेंट हो रही है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिफरेंट हो रहा है, और शेप या ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल लेटस भी डिफरेंट हो रहा है। तो रेडियस रेशियो का इफेक्ट हमने देख लिया कि वो किस तरह हमारे पास आयनिक क्रिस्टल के शेप को इफेक्ट कर रहा है। दूसरी बात ये याद रखिए कि ये जो रेडियस रेशियो है ये कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं आएगी। याद रखें कि हमारे पास जो रेडियस रेशियो है इट विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 1, क्योंकि हमें पता है कि केटायन का जो रेडियस होता है, केटायन का जो रेडियस होता है वो हमेशा क्या होता है एनायन की रेडियस से कम होता है। तो अगर इसकी वैल्यू कम है और इसकी वैल्यू ज्यादा है तो आपको पता है कि इसका आंसर हमेशा 1 से कम आएगा। और अगर ऐसा हो भी जाए कि इसकी साइज और इसकी साइज बराबर आ जाए तो फिर भी हमारे पास रेडियस रेशियो 1 ही आएगी, इससे ज्यादा नहीं आ सकती। तो रेडियस रेशियो हमारे पास या तो 1 होगी या 1 से हमेशा लेस होगी। एक बात ये, और दूसरी बात यहाँ पर मैं ये समझाने वाला था कि रेडियस रेशियो अगर इतनी है तो कोऑर्डिनेशन नंबर अनस्टेबल है। अगर 0.155 से रेडियस रेशियो कम आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारे पास साइज ऑफ केटायन बहुत स्मॉल है। साइज ऑफ केटायन क्या है बहुत स्मॉल है, और साइज ऑफ केटायन बहुत स्मॉल है तो एनायन क्या हो जाएंगे बहुत करीब आ जाएंगे, एनायन क्या हो जाएंगे बहुत करीब आ जाएंगे, और फिर इन एनायन के बीच रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा। इन एनायन के बीच क्या हो जाएगा रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा तो फिर हमारे पास वो कंपाउंड अनस्टेबल होगा। इसलिए तो हम कहते हैं कि इस तरह के कंपाउंड की हमारे पास एग्जांपल है रेडियस रेशियो थोड़ा बड़ा हुआ, मतलब यहाँ पर केटायन का साइज थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो गए, यहाँ पर 3 आयंस है, लेकिन इस 3 आयंस ये 3 आयंस भी इतने करीब है न्यूक्लियस केटायन की साइज की स्मॉल होने की वजह से कि इनके बीच भी रिपल्शन काफी ज्यादा हो रहा है, और रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ये वाला कोऑर्डिनेशन नंबर भी जो है ये भी अनस्टेबल है, यानी ट्रायंगुलर प्लेनर वाली जो ज्योमेट्री है ये भी अनस्टेबल है। और इसलिए बहुत से बुक इसकी भी कोऑर्डिनेशन यानी एग्जांपल नहीं बताती। हमारा जो बुक है बुक फ्रॉम टेक्स्ट बुक बोर्ड ऑफ पेशावर से फर्स्ट ईयर का जो बुक्स है वहां पर ट्रायंगुलर प्लेनर के लिए भी कोई कंपाउंडर नहीं दिया गया है। वो कहता है कि इसके लिए भी हमारे पास कोई कंपाउंडर नहीं है, क्योंकि ये दोनों ज्योमेट्री हमारे पास अनस्टेबल है। फिर जैसे जैसे हम रेडियस रेशियो बढ़ाते हैं मतलब हमारे पास केटायन का साइज बढ़ता है तो एनायन के बीच फासला थोड़ा ज्यादा होता जाता है, यानी इनके बीच रिपल्शन थोड़ा कम हो जाता है, और फिर हमारे पास वो ज्योमेट्री स्टेबल बनती जाती है। तो ये हो गया हमारे पास रेडियस रेशियो का इफेक्ट। तीसरा इफेक्ट जो है वो है हमारा टेम्परेचर का क्रिस्टल लेटिस के ऊपर। ये मैं मिटा दो फिर इंशाल्लाह मूव करते हैं आगे की तरफ। ये वाला जो इफेक्ट था ये काफी इंपॉर्टेंट है रेडियस रेशियो वाला, और यहाँ से एग्जाम्पल आने का एमसीक्यूज आने का बहुत ज्यादा चांस है। तीसरा जो इफेक्ट है हमारा वो क्या है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बहुत ही जरूरी होता है, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हमारे हैबिट ऑफ क्रिस्टल को। हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या होता है द शेप इन विच आवर क्रिस्टल जनरली ग्रोज इज कॉल्ड हैबिट ऑफ क्रिस्टल। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो जरा देख ले आप क्या करते हैं, लेट्स सपोज आप सोडियम क्लोराइड लेते हैं और इसको आप हीट करके मेल्ट करते हैं। क्या करते हैं मेल्ट करते हैं, यानी इसका लिक्विड बनाते हैं। अब आप फिर इस लिक्विड को क्या करते हैं कूल करते हैं, क्या करते हैं कूल करते हैं। तो इनका क्या बनेगा क्रिस्टल लेटस बनेगा या क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा, क्लियर है। लेकिन आप क्या करेंगे इस लिक्विड को अगर आप सडनली कूल करेंगे तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी डिस्टर्ब हो जाएगी। हाँ इस लिक्विड को जरा देख ले, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि इस मेल्टेड लिक्विड को अगर आप क्या करते हैं सडनली कूल करते हैं, यानी अचानक से तेजी के साथ आप इसको कूल करेंगे तो क्रिस्टल क्या हो जाएगा ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल डिस्टर्ब हो जाएगी। ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल विल बी डिस्टर्ब्ड, यानी जिस ज्योमेट्री में ये क्रिस्टल था पहले, लेट्स सपोज ये किस हालत में होता है आपको पता है ये क्यूबिक फॉर्म में होता है, तो फिर ये क्या नहीं बनेगा फिर से इस सोडियम क्लोराइड से क्यूबिक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल नहीं बनेगा, कुछ और तरह का शेप आपको दे देगा। लेकिन अगर आप इसको क्या करते हैं स्लो कूल करते हैं,
ये वाला लिक्विड जो है सोडियम क्लोराइड का जो लिक्विड है, इसको आप क्या करते हैं, स्लोली कूल करते हैं, स्लोली कूल करते हैं, यानी इसका टेम्परेचर आप स्लो कम करते हैं, तो यहाँ पर आपको फिर से वही क्रिस्टल बन जाएगी, यानी प्रॉपर ज्योमेट्री आपको मिल जाएगी, प्रॉपर ज्योमेट्री आपको मिल जाएगी। यानी आपने क्यूबिक को मेल्ट किया था तो आपको फिर से क्यूबिक वाली ज्योमेट्री मिल जाएगी। और अगर आप क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते, फिर इस सॉल्यूशन को आप कूल करते हैं, तो उस कूलिंग को आप मॉडरेट तरीके से कूल करेंगे, यानी उसके लिए टेम्परेचर को ना बहुत तेजी के साथ कम करेंगे और ना ही बहुत ज्यादा स्लो कम करेंगे, ऐसा कम करेंगे कि मॉडरेट तरीके से आप इसका टेम्परेचर कूल करेंगे। लिक्विड के लिए आप बहुत ज्यादा स्लो कूलिंग करेंगे और वो सोल्यूशन जो होगा सोडियम क्लोराइड का, यानी ब्रांड सोल्यूशन जो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होता है किसी साल्ट का हमारे पास वाटर में, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रांड सोल्यूशन या सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो जब इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा तो इसको जब आप कूल करेंगे और इनसे आप फिर से क्रिस्टल बनाएंगे, तो उस अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर ज्योमेट्री यानी फिर से वही ज्योमेट्री मिल जाए हमें सोडियम क्लोराइड की, तो आप इसको इस कूलिंग को मॉडरेट तरीके से कूल करेंगे, ना ज्यादा तेजी से कूल करेंगे, ना ज्यादा स्लोली कूल करेंगे। क्लियर हो गए? तो ये हो गई हमारे पास टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन द शेप ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ ए क्रिस्टल। फिर हमारे पास इम्प्यूरिटीज का इफेक्ट, इम्प्यूरिटीज का किस तरह इफेक्ट करती है, ये वाला तो शायद मैं आपको बता भी चुका हूँ। इम्प्यूरिटीज, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर क्रिस्टल ज्योमेट्री मिल जाए, आपको प्रॉपर क्रिस्टल की ज्योमेट्री मिल जाए या शेप मिल जाए, तो आपने इम्प्यूरिटीज को क्या करना है, मस्ट रिमूव इम्प्यूरिटीज, यानी कोई इम्प्यूरिटीज नहीं होना चाहिए आपकी मेल्टेड लिक्विड में या आपके सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। जिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन से आप कोई आयनिक कंपाउंड को क्रिस्टल लेटेस्ट का स्ट्रक्चर देना चाहते हैं, या आपने किसी आयनिक कंपाउंड को मेल्ट किया है, अब आप चाहते हैं यानी लिक्विड बनाया, आप इस लिक्विड से फिर से उसका सॉलिड स्ट्रक्चर गेन करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उस लिक्विड में जितनी इंप्योरिटीज होंगे या उस सॉल्यूशन में जितनी इंप्योरिटीज होंगे वो आप रिमूव करेंगे, क्योंकि अगर इंप्योरिटीज है तो वो शेप नहीं मिलेगा आपको जो शेप आप चाहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास सोडियम क्लोराइड की अगर हम फ्री ऑफ इंप्योरिटीज ग्रो करते हैं, फ्री ऑफ इंप्योरिटीज, तो ये हमें क्यूबिक शेप देता है। क्या देता है? क्यूबिक शेप। लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड में हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड में हम 10% क्या डालते हैं, यूरिया डालते हैं, तो ये क्या हो गई, इंप्योरिटीज हो गई। फिर इसकी जब हम ग्रो देखेंगे तो वो हमें निडल लाइक शेप देगा। क्या देगा? निडल लाइक शेप। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इंप्योरिटीज का भी शेप और ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो इंप्योरिटीज को भी आपने देखना है। तो ये हो गए हमारे पास फैक्टर्स विच इफेक्ट शेप या ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या क्रिस्टल्स। बस क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो इंशाल्लाह यहाँ तक हमारा सॉलिड का चैप्टर था। सॉलिड का चैप्टर अब खत्म हो चुका है अकॉर्डिंग टू एमडीकेट सिलेबस के मुताबिक, वरना बहुत सारे टॉपिक्स हैं लेकिन एमडीकेट में वो टॉपिक्स मेंशन नहीं किए गए, तो इसलिए हमने वो टॉपिक्स छोड़ दिए हैं। जो मैंने पढ़ा है वो सिलेबस में है, जो सिलेबस में है वो हम पढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम चैप्टर 7 का शुरुआत करते हैं और फिर मिलेंगे उस क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।